बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीवी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीवी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीवी लाइव ऐप में बिहार के किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीवी लाइव, आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। आज फिर से पुल गिरे हैं। जी हां, बिहार में आज 12 घंटे के अंदर 4 पुल गिर गए हैं। आपको बता दें कि अकेले सिवान में 3 पुलों ने जल समाधि ले ली है, तो वहीं पर सीतामढ़ी में भी एक पुल धंस गया है। जी अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला किस कदर जारी है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। जी हाँ, बिहार में पुलों के ध्वस्त होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक पुल जल समाधि ले रहे हैं। जब पहला मामला सिवान का है, जहां पर 3 पुलों ने 12 घंटे के अंदर जल समाधि ले ली है। कुछ दिन पहले भी यहां पर गंडक नदी पर बना पुल नदी में समा गया था। वहीं पर आज भी सिवान में 3 पुल गिर गए हैं। जब पुल गिरने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पुल की कभी भी मरम्मत नहीं हुई है। इस कारण यह पुल आज टूट करके गिर गया है, टूट गया है। जब लोगों का कहना है कि 35 से 40 साल पुराना ये पुल था, जब सैकड़ों लोगों का आने जाने का मात्र एक ही साधन था और ये सब आज बर्बाद हो गए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार पप्पू यादव के पूर्णिया जीतने के बाद पूर्णिया एयरपोर्ट बन जाएगा, बन पाएगा कि नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दरअसल बात यह है कि पप्पू यादव पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी आपको बता दूं कि लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में हवाई अड्डा निर्माण की मांग को लेकर के उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से दिल्ली में मुलाकात की और उन्होंने बताया है कि पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के संदर्भ में हमने भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू से दिल्ली में मुलाकात की है। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से संसूचित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई भी कार्य नहीं हो सका है। यह एयरपोर्ट के निर्माण के लिए पूर्णिया की जनता को केंद्र की सरकार से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए, ये मेरा विनम्र आग्रह है। ये कहना है पप्पू यादव का। वहीं पर पप्पू यादव ने पत्र में कहा कि सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और फिर उसके संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के लिए कोई भी कार्य रूप तैयार नहीं हुआ है। ऐसा ही देखने से प्रतीत होता है। अगर आप भी जियो के ग्राहक हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि अब जियो का डेटा महंगा हो गया है। हालांकि इसका ऐलान आज से 1 सप्ताह पहले ही कर दिया गया था, जो आपको केडीवी लाइव के माध्यम से भी बताया गया था, लेकिन आज से लागू हो चुकी है। आज से नहीं बल्कि कल ही से प्लान लागू हो चुकी है। अब आप अगर रिचार्ज कराने जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा महंगा रिचार्ज कराना पड़ेगा। यहीं तक मानिए कि 100 रुपए के रिचार्ज में अब आपको 125 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पर एक बात और भी है कि अब आपको सभी रिचार्ज में 5G नहीं मिलेगा। जब रिलायंस जियो ने हाल ही में अपने प्रीपेड और पोस्टपेड मोबाइल रिचार्ज प्लान्स में बदलाव की घोषणा की थी। यह बदलाव 3 जुलाई 2024 से लागू हो गई है। कंपनी ने अपने कमाई बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, खास करके 5G सर्विस और हर यूजर से होने वाले औसत कमाई बढ़ाने के लिए। हालांकि कीमतों के बढ़ने का अंदाजा पहले ही लगा लिया गया था, लेकिन इस बदलाव का एक मुख्य पहलू कई यूजर्स के लिए चौंकाने वाला रहा। जियो अब कुछ प्रीपेड प्लान्स में अनलिमिटेड 5G डाटा नहीं देगा। जब 3 जुलाई से जियो सिर्फ उन्हीं प्रीपेड प्लान्स पर अनलिमिटेड 5G इंटरनेट देगा जिनमें रोजाना कम से कम 2 GB डाटा मिलता है। इसका मतलब है कि रोजाना 1.5 GB या फिर उससे कम डाटा वाले प्लान्स में 5G नहीं मिलेगा। सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है तो आपके लिए बड़ी खबर है और अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब आपका पैसा सहारा में जो फंसा है वो आपको अब रिफंड मिलने वाला है। जी आपको बता दूं कि 19,999 रुपये रिफंड मिलेगा। जी हाँ, सहारा इंडिया द्वारा नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब आपको जल्द ही पैसा मिलने की संभावना बताई जा रही है। आपको बता दूं कि जितने भी निवेश से पैसे शहर में फंसे हुए हैं उन्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नए आवेदन की मांग शुरू हो जाएगी, जिसके तहत लोगों को 10,000 रुपये लिमिट
लिमिट के हिसाब से पैसे की वापसी की जाएगी। हाल ही में कैबिनेट बैठक की जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें भी लोगों के पैसे 10,000 प्रोवाइड कराए जाने की योजना बनाकर के पारित की गई थी, उनमें इजाफा किया गया है। अब एक नई जानकारी के अनुसार लोगों को 19,999 रुपए मिलेंगे। इस सूचना को गृह मंत्री द्वारा भरोसा दिलाने के लिए लोगों को प्रस्तुत कराई गई है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जितने भी निवेशकों के पैसे फंसे हैं उनके लिए बताया गया है कि नई पोर्टल को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके तहत आप लोगों को शुरुआती 10,000 रुपए से लेकर के 20,000 रुपए तक की वेतन को उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपको सरकार द्वारा नया पोर्टल लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत लोगों को पोर्टल पर जाने की आवश्यकता है। उसके बाद आवेदक से पूछे गए संपूर्ण जानकारी को दर्ज करने की जरूरत है, जिसके बाद आपको आसानी से पैसे मिल जाएगी। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और खास करके भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया के रहने वाले हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि अब आपके शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, मेट्रो ट्रेन चलेगा। दरअसल ये खबर आपको पहले ही मालूम चल गया होगा कि इस शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा कि कब चलाई जाएगी और कब से काम शुरू किया जाएगा, तो हम आपको भी बताएंगे। ये ताज़ा अपडेट के मुताबिक कि इन शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए सरकार ने रेल मंत्री को काम सौंप दिया। जी हाँ, यानी कि बहुत जल्द ही आपके शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के 4 शहरों भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गया में मेट्रो ट्रेन चलाने की संभावना की तलाश शुरू हो गई है। यह नीतीश सरकार ने चारों शहरों में मेट्रो परिचालन की संभावना का पता लगाने का काम गुरुग्राम में स्थित राइटर्स लिमिटेड को सौंपा है। केंद्र सरकार की ये नवरत्न कंपनी रेलवे मंत्रालय के अधीन है। ये रेल परिवहन संबंधित इंजीनियरिंग सलाह देती है। राइटर्स कंपनी को फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए खर्च और फिर तकनीक के विवरण के लिए प्रस्ताव देने को कहा गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी को पत्र लिखकर के चारों शहरों में काम शुरू करने को कहा है। दरअसल आम नागरिकों को सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए मेट्रो रेल परिचालन के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। इसके तहत गया, भागलपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मेट्रो का परिचालन प्रस्तावित है। इसी के लिए पहले फिजिबिलिटी का पता किया जाना है, जिसको लेकर के सरकार के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपना पगड़ी उतार दिया है। सरयू नदी में अपना पगड़ी उतार करके अपना प्रण पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 महीने बाद अयोध्या में अपनी पगड़ी उतार दी है। जब सुबह उन्होंने सरयू में डुबकी लगाई, उसी वक्त उन्होंने अपनी पगड़ी भी उतार दी। उप मुख्यमंत्री भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि मैंने सरयू नदी में डुबकी लगाई जब मैं पिछले 22 महीनों से मेरे पास मौजूद इस पगड़ी को भगवान राम को समर्पित कर रहा हूँ। वहीं पर सम्राट चौधरी द्वारा पगड़ी उतारते ही उनके समर्थक जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उनके समर्थकों ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने राम के चरणों में अपनी पगड़ी समर्पित कर दी है। जहां अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था। जहां दरअसल सितंबर 2022 को अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने मुरेठा बांधा था। जहां इसके बाद एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक वे पगड़ी नहीं खोलेंगे। जहां ये बात सम्राट चौधरी ने अन्य मंचों पर भी दोहराई। जब उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जब सम्राट चौधरी लगातार सीएम नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमलावर रहते थे। अचानक सियासी उलटफेर हुआ और फिर सीएम नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। इधर महागठबंधन के नेता भी सम्राट चौधरी के मुरेठा खोलने को लेकर के सवाल करते आए हैं। दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है और इस जुलाई के महीने में जम करके बदरा बरसने वाले हैं, चाहे जम करके बादल बरसने वाले हैं, यानी कि भारी बारिश होगी। ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि जून के मध्य में यानी कि जून के बीच में धीमी प्रगति के बावजूद भी मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया। जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे देश भर में चला गया है। जहाँ इस तरह से इसने 2 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लिया है, जबकि ये सामान्य रूप से 8 जुलाई तक पूरे देश में पहुँचता है, यानी कि सामान्य दिनों से पहले ही ये पहुंच गया है। अब मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि इस महीने में मानसून पूरी तरीके से अपना रफ्तार के साथ बरसने वाले हैं। अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये, अच्छी खबर की बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जी हाँ, आपको बता दो कि सरकार की तरफ से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे देती है और उसका माकूल इंतजाम करती है। इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत छात्र, गरीब छात्र आगे की पढ़ाई कर सकते हैं बिना अपने घर से पैसे लिए हुए, यानी कि सरकार पूरा खर्च उठाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस योजना के बारे में
बहुत से बच्चों को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ देते हैं और कमाने निकल जाते हैं अन्य राज्य। जब बच्चों से सवाल किया जाता है कि पढ़ाई क्यों छोड़े हैं, तो यही उनका जवाब आता है कि घर में पैसे नहीं दे रहे थे इसलिए, या फिर हम लोग गरीब परिवार से हैं, इंतजाम नहीं करते हैं पैसे की, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार सरकार द्वारा आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे देती है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, लेकिन जानकारी के अभाव में इस योजना का लाभ बहुत से बच्चे नहीं उठा पाते। ये योजना बहुत पहले ही लागू की जा चुकी है और कई बच्चे इसका लाभ भी ले रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी स्टूडेंट हैं और इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में नामांकन ले सकते हैं। स्कूल की फीस और बाकी आपका खुद का खर्च, किताब का खर्च, खाने पीने का खर्च, आवासीय खर्च सब दिया जाता है। तो इस योजना का लाभ बिल्कुल भी लें। बिहार के टीचरों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया नियम निकाला है। वो ये है कि अब सभी टीचरों को मोबाइल पर अपना हाजिरी बनाना होगा, जब फेस दिखा करके, चेहरा दिखा करके। लेकिन बहुत से टीचर ऐसे हैं जो अपने घर पर इस हाजिरी को बनाते हैं, जबकि उसको स्कूल में हाजिरी बनाना था, लेकिन वे अपने घर पर हाजिरी बनाते हैं। लेकिन वो वहाँ पर फंस जाते हैं घर पर हाजिरी बनाने के। घर पर हाजिरी बनाने से शिक्षक फंसते जा रहे हैं, क्योंकि जो हाजिरी बनाया जाता है जिस समय, उस समय उसका लोकेशन सरकार के पास चला जाता है, शिक्षा विभाग के पास चला जाता है और बताया जाता है कि ये हाजिरी कहाँ से बनाई गई है, उस स्कूल से बनाई गई है जहाँ पर वो पदस्थापित है, या फिर वो अपने घर से बनाई गई है। तो ऐसे में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने घर से भी हाजिरी बनाते हैं, लेकिन वो अब फंस गए हैं। अब शिक्षा विभाग उन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं शिक्षकों पर। जहाँ घर बैठे कुछ शिक्षक शिक्षा कोष ऐप में छेड़छाड़ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को चिन्हित करके जल्द ही कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के MIS प्रभारी शैलेंद्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मोबाइल सेटिंग में छेड़छाड़, दुष्प्रचार एवं लॉजिस्टिक एंड लैंडिट्यूड बदल करके घर बैठे उपस्थिति दर्ज करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने को लेकर कहा है। उन्होंने कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऐप के माध्यम से शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति 25 जून से दर्ज की जा रही है। इस दौरान उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही है। इसमें मुख्य रूप से कैमरा, लोकेशन आदि शामिल है। इसके समाधान के लिए ये वीडियो ई शिक्षा कोष ऐप के डेवलपर द्वारा तैयार किया गया है। उन्होंने ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराते हुए सभी शिक्षकों तक पहुंच सुनिश्चित करने को कहा है। वीडियो बनाकर के ऐप के संचालन का दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर कुछ शिक्षकों द्वारा जानबूझकर के मोबाइल के सेटिंग में छेड़छाड़ करके कैमरा, लोकेशन एवं अन्य फंक्शन को डिसेबल किया जा रहा है एवं वीडियो बनाना करके ऐप के संचालन का दुष्प्रचार किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब दोस्तों, BPSC से बहाल हुए 46 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की रहने वाले हैं और फिर बिहार के औरंगाबाद में तैनात। आपको बता दें कि औरंगाबाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दयाशंकर सिंह ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग की इन महिला टीचर को विभागीय नियमों के खिलाफ जाकर के 5% ग्रेस मार्क दिए गए थे। BPSC की ओर से साल 2023 में शिक्षक बहाली का विज्ञापन निकाला गया था। इसमें बिहार के बाहर के अभ्यर्थी को भी मौका दिया गया। इस विज्ञापन में बताया गया था कि चयन के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम 60% अंकों के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET पास कराना अनिवार्य है। सिर्फ बिहार की महिला SC, ST और OBC उम्मीदवारों को इसमें 5% ग्रेस मार्क्स की छूट दी गई थी, मगर यूपी की रहने वाली कुछ महिला अभ्यर्थियों ने नियमों के खिलाफ जाकर के 5% ग्रेस मार्क्स मिल गए और उनका शिक्षक बहाली में चयन कर लिया गया। जब शिक्षा विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने ये गड़बड़ी देखी तो उन्होंने चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट का रुख करके रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने भर्ती नियमावली में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 15 मई को बिहार के शिक्षा निदेशक द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि बिहार के बाहर के उम्मीदवार 5% ग्रेस मार्क्स के पात्र नहीं हैं और जो भी ऐसा किया है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। वहीं पर 46 अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने TET में 60% अंक प्राप्त नहीं किए हैं, जिसकी वजह से इन अभ्यर्थियों को नौकरी से हटा दिया गया है। पटना जंक्शन पर एक बहुत बड़ा रेल हादसा टला है। आपको बता दो कि पूर्णिया से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस की कपलिंग टूट गई है, जहां यात्रियों में इसके बाद हड़कंप मच गया। घंटों यातायात जाम रहा। जी हाँ, एक बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया है। पटना जंक्शन पर पहुंचने के ठीक पहले ही कोसी एक्सप्रेस की कपलिंग टूट जाने से यात्रियों में कोहराम मच गया। अचानक से जोरदार आवाज आई और ट्रेन झटके से रुक गई। जिस वक्त कपलिंग टूटी उस समय ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर प्रवेश करने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही आउटर पर कपलिंग टूट जाने से
ट्रेन रुक गई। यात्रियों ने बताया है कि तेज आवाज़ के साथ ट्रेन रुकने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में यात्री तेजी से आउटर पर भी ट्रेन से नीचे उतर गए, जब बाद में उन्हें पता चला है कि बड़ा रेल हादसा टल गया है। दरअसल पूर्णिया से हटिया जा रही कोसी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर टर्मिनल से सुबह 10:26 पर खुली थी, जहां ट्रेन धीमी गति से पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 10 की ओर जा रही थी। जहां अधिकांश कोचों में यात्री अपनी जगह से उठ चुके थे और फिर कोचों के दरवाजे की ओर बढ़ चुके थे। हालांकि ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 10 के आउटर पर जैसे ही पहुंची, वहां तेज आवाज के साथ रुक गई। ट्रेन की गति धीमी होने के कारण एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। एक बड़ी खबर बिहार के शेखपुरा से सामने आई है। आपको बता दूं कि शेखपुरा के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजीत प्रभाकर का एक महिला के साथ आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। जी हां, ये भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के नेता, जहां इनका प्राइवेट वीडियो वायरल हुआ है। एक महिला के साथ अश्लील फोटो वायरल हुआ है। हालांकि हम आपको फोटो वीडियो नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये यूट्यूब और फेसबुक के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, इसलिए हम आपको ये चीज नहीं दिखा सकते हैं। आपको बता दो कि घटना से आहत पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा इस मामले में बरबीघा के मिशन थाना में बीते 22 जून को ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जब प्राथमिकी में बरबीघा नगर क्षेत्र के रामपुर सिंडाई गाँव निवासी मदन पासवान के पुत्र चुन्नू पासवान को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में संजीत प्रभाकर ने पुलिस को बताया है कि बीते 22 जून को उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब कॉल करने वाले शख्स ने बताया है कि आपके व्हाट्सएप पर कुछ भेजा गया है। संजीत प्रभाकर के अनुसार व्हाट्सएप खोलते ही वह हैरान रह गए। उनके मोबाइल पर एक महिला के साथ कुछ आपत्तिजनक फोटो भी भेजे गए थे। जब पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार आरोपी ने फोटो वायरल नहीं करने के एवज में संजीत प्रभाकर से 3 लाख रुपए की डिमांड की थी। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जब कल सचिवालय के संवाद कक्ष में कार्यक्रम के दौरान कुल 75 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है, जब बाकी अभ्यर्थियों को सभी जिलों में प्रभारी मंत्रियों द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। जहां इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हर जगह जमीन का झगड़ा होता है, जहाँ 60% हत्याएं जमीन विवाद से जुड़ी हुई होती है। हम लोग इसे खत्म करेंगे, व्यवस्था में सुधार होगा। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सांकेतिक रूप से 20 और फिर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। यह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो नियुक्ति पत्र वितरित किया है, ये बहुत अच्छा है। हम लोगों ने बहुत पहले ही ये सोचा था। मुझे खुशी है कि आज 9,888 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है, उन्होंने कहा कि सभी जगह पर जमीन का झगड़ा होता है, किसका है ये तय नहीं है। जमीन को लेकर के झगड़ा के चलते विवाद और फिर हत्याएं होती है। 60% मामला इससे जुड़ा होता है। हम लोगों ने साल 2005 से काम करना शुरू किया, तो फिर इन सब चीज़ों पर भी कार्य शुरू किया। जहाँ हम लोगों ने सोचा है कि ज़मीन से संबंधित विवाद खत्म हो, एक एक चीज़ तय हो जानी चाहिए। जब ये तय हो जानी चाहिए कि कितनी ज़मीन किसकी है, जब उसके लिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू हो किया गया। साल 2013 में एरियल फोटोग्राफी का काम शुरू किया गया, जहाँ हमारी इच्छा है कि ज़मीन विवाद समाप्त हो और समाज में शांति का माहौल कायम रहे। जब आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उम्मीद है कि मन लगा करके सर्वेक्षण का कार्य तेजी से पूर्ण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में अपना जोरदार भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमारा संकल्प भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है और टारगेट टॉप 3 इकोनॉमी बनाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये 5 साल देश में गरीबों के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक साबित होने वाला है। हमें दुनिया की टॉप इकोनॉमी की लिस्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को 10 नंबर से 5 नंबर पर पहुँचाने में सफलता मिली है। जहाँ हालांकि शीर्ष पर पहुँचने के साथ इस चुनौतियाँ जरूर बढ़ती है, लेकिन कोरोना महामारी और फिर तमाम वैश्विक तथ्यों के बावजूद भी इस मुकाम पर लाने में सफल हुए हैं। इसके बाद देश की जनता ने हमें 5 नंबर से 3 नंबर की इकोनॉमी बनाने के लिए जनादेश दिया है। हमें जो जनादेश मिला है, उससे हम भारत को विश्व की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल करके रहेंगे। जहाँ हमने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, उसकी गति को और बढ़ाएंगे और तय संकल्पों को पूरा करेंगे। जब हमारा भारत देश दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो फिर इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। जब भारत के हर स्तर पर सकारात्मक प्रभाव होने के साथ ही वैश्विक परिवेश में अभूतपूर्व असर दिखाई देने वाला है। आने वाले समय में टियर 2 और टियर 3 सिटीज भी ग्रोथ इंजन की भूमिका में होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले 5 साल गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हैं। मैं मानता हूं कि गरीब जब गरीब के खिलाफ एक साथ सामर्थ्य के साथ खड़ा हो जाता है, तो फिर ये लड़ाई
सफलता को प्राप्त करती है। पिछले 10 साल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि देश गरीबी के खिलाफ लड़ाई में विजय होकर के रहेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यकाल में नए स्टार्टअप और फिर नई कंपनियों का विस्तार देखने को मिलेगा। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तेजी से बदलाव आने वाला है और इसका लाभ भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, इसकी दिशा में हम गंभीरता से आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। जब हमने किसानों के लिए काम किया है और छोटे किसानों को लगातार लाभ मिला। उन्होंने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के विस्तार के कारण हमने किसान कल्याण को एक व्यापक स्वरूप देखा है। आखिर क्या हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मुख्य सचिव के आगे हाथ जोड़ लिया। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजस्व भूमि सुधार विभाग में कई युवाओं को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश महोत्रा से कहा कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने में कि जमीन का सर्वे जल्द से जल्द करें और साथ ही साथ मैं पैर पकड़ने को भी कहेंगे तो फिर मैं पैर पकड़ लूंगा, लेकिन ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। मैं आपका हाथ पकड़ता हूं, आपका पैर पकड़ता हूं, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जुलाई 2025 तक काम को खत्म करें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, पैर पकड़ता हूं, हाथ पकड़ता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। जब पूरे बिहार में जमीन का सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा होना चाहिए। यह काम दिसंबर 2020 में पूरा हो जाना चाहिए था, अब 2024 में पूरा करने की बात कही गई है। अभी सभी काम जून 2025 तक खत्म करने की बात कही जा रही है। ये काम और जल्द ही की जानी चाहिए। 2025 में चुनाव भी होना है, जो चुनाव से पहले भी सभी काम खत्म हो जाना चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सख्ती से कहा कि जुलाई 2025 तक काम को पूरा कर लीजिए। जब जल्द काम खत्म होगा तो फिर लोगों को कह सकेंगे कि काम हुआ है। सभी डीएम की भी जिम्मेदारी है कि काम को पूरा करवाइए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले हर गांव में जमीन का झगड़ा होता था, पारिवारिक विवाद में हमेशा झगड़ा होता था। इस विवाद में लोगों की जान तक चली जाती थी। 60% मामले सिर्फ जमीन विवाद से होते थे। 2013 में हमने एरियल फोटोग्राफी शुरू कराई। अब जमीन सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम को भाजपा के खिलाफ बताते हुए हमलावर कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईना दिखाया है। जब आंकड़ों के साथ कांग्रेस की हार को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फर्जी जीत का जश्न मनाने के बजाय उसे आत्ममंथन करना चाहिए। जब कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने की साजिश करने के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के रूप में सोमवार के व्यवहार को संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। राहुल गांधी की हरकतों को नेक नहीं बताते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि बालक बुद्धि मान करके नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला था और व्यक्तिगत आरोप लगाए थे। ये माना जा रहा था कि मंगलवार को प्रधानमंत्री करारा पलटवार करेंगे। जब कांग्रेस की लगातार तीसरी बार 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाने के को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से उसके विपक्ष में बैठने के लिए है, लेकिन लगातार तीसरी बार हार का आत्ममंथन करने और फिर जनादेश को ईमानदारी से स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम फर्जी जीत का जश्न मना रहे हैं। राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने छोटे बच्चों का किस्सा सुनाया और कहा कि आजकल बच्चों के मन को बहलाने का काम चल रहा है। दोस्तों, बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर के नई नीति बनाई जाएगी। जी हां, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है। नीति निर्धारण के लिए विभागीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी 15 दिनों में सुझाव देगी। ये बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति और अवकाश तालिका के निर्माण के लिए नीति निर्धारण के लिए भी अपना सुझाव देगी। शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी है। आपको बता दूं कि फिलहाल इसके लिए कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है। जब पहले से नियोजित शिक्षकों के तौर पर आवंटित स्कूलों से विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से पदस्थापित किया जाए, ये पहली बनी हुई है। कमेटी विभाग को इसके लिए स्पष्ट सुझाव देगी। इस समय विभागीय स्तर पर तबादले को लेकर के विमर्श हो रहा था, उसमें एक रूपता नहीं हो पा रही थी। शिक्षक संघों ने भी तबादले में शिक्षकों की सुविधा का ध्यान में रखते हुए अपील की थी। इसके पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से हस्तांतरण की तैयारी कर रहा था। उसमें काफी शिक्षकों का हस्तांतरण गृह जिला के दूर के विद्यालयों में होने की आशंका थी। इससे अलग तरीके की परेशानी की संभावना बन पा गई थी। दोस्तों, बिहार अब आईटी के क्षेत्र में तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। जब अमेरिका की एनालिटिक्स और एआई कंसल्टिंग कंपनी टाइगर एनालिटिक्स ने पटना में अपना ऑफिस पहले ही खोल दिया है।
अब वैश्विक आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। ये सेंटर पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन मंगलवार को बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने किया है। इस अवसर पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आज निश्चित रूप से बिहार के उद्योग और फिर IT क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आज HCL टेक्नोलॉजीज के इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर के शुभारंभ से बिहार के युवाओं के लिए IT क्षेत्र में असीम संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। इसके साथ ही बिहार IT क्षेत्र में देश के मानचित्र पर खुद को स्थापित करने की ओर आगे बढ़ गया है, जो आने वाले समय में अन्य IT कंपनियों को प्रेरित करेगा और फिर बिहार में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में HCL का अनुभव अच्छा होगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कंपनी विस्तार करेगी। इस कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री संतोष कुमार सुमन और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी तथा HCL टेक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर प्रतीक अग्रवाल और बाकी कई सारे अधिकारी और नेता मौजूद रहे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो बच्चा आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा, इस बच्चे के पीछे हर महीने 5 लाख रुपए खर्च है। इस बच्चे के पीछे, इस बच्चे के ऊपर हर महीने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दूं कि ये बच्चा बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है। जब बिहार के बेगूसराय में एक परिवार ने अपने बच्चे के इलाज के लिए PM नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। जब परिवार के अनुसार बच्चे का इलाज पर हर महीने 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बच्चा बीमार है, ऐसी बीमारी पकड़ी है कि बच्चे के पीछे हर महीने 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। जब उन्होंने CM नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई थी, जब परिवार को मदद भी मिली, लेकिन अब परिवार ने PM से गुहार लगाई है। आपको बता दूं कि बेगूसराय जिला के तेघरा विधानसभा क्षेत्र के पप रोड के रहने वाले प्रदीप पाठक और फिर स्वीटी पाठक ने बताया है कि उनके 3 पुत्र थे, जिसमें से एक पुत्र की डिलीवरी के दौरान ही जान चली गई। जब तभी 2 बेटे आकाश पाठक और आदर्श पाठक है। 10 साल सबसे छोटे बेटा आदर्श पाठक बचपन से ही बोलने और फिर सुनने में अक्षम है। परिवार के लोग बेगूसराय के हर अस्पताल के चक्कर बेटे के इलाज के लिए काट चुके हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बाद में परिजन बच्चे को इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया लेकर गए थे, जब वहां के डॉक्टरों ने इलाज के लिए बतौर फीस 1 करोड़ रुपए की डिमांड की। डॉक्टरों ने परिवार को भरोसा दिलाया है कि बच्चा आम इंसान की तरह नहीं बल्कि रोबोट की तरह सुनेगा और बोलेगा। बाद में उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे उसकी आवाज़ में सुधार होगा। थके हारे परिवार के लोगों ने अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए किसी तरह चंदा लेकर के बच्चे के मस्तिष्क का रोबोटिक मशीन लगवा करके इलाज करवाया। इलाज के बाद बच्चा सुनने और फिर बोलने भी लगा, लेकिन अब परिवार को हर महीने 5 लाख रुपए बच्चे के ब्रेन में लगे सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए चाहिए। जब बच्चे को परिजन हर महीने हरियाणा के अस्पताल ले जा रहे हैं। अब परिवार के पास पैसे नहीं हैं, अब इस परिवार के पास पैसे नहीं बचे हैं, जिसके बाद परिजनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आर्थिक मदद मांगी थी। उन्होंने परिवार की मदद भी की, लेकिन परिवार को अस्थायी तौर पर हर महीने 5 लाख रुपए की जरूरत है। बच्चे के परिवार की आर्थिक स्थिति पहले से ठीक नहीं है। अब परिवार ने PM नरेंद्र मोदी से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। नीतीश के सांसद ने लोकसभा में ऐसी मांग कर दी है कि अब कहा जाता है कि मोदी सरकार जिसे अब तक नकारते रही है, वही अब गले की फांस बन गई है मोदी सरकार के लिए। आपको बता दो कि बिहार, और ये मांग बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जे की है। जब बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने का मांग लंबे समय से उठ रहा है। CM नीतीश कुमार की पार्टी JDU लगातार इस मांग को केंद्र सरकार के समक्ष रखती आई है। वहीं पर कल JDU ने संसद में इस मांग को रखा है। दरअसल संसद का विशेष सत्र चल रहा है। कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सभी सांसदों ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। इस दौरान शिवहर से सांसद बनी आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने भी धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की। इस दौरान लवली आनंद ने बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने की मांग की है। लवली आनंद ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो फिर प्रदेश में संसाधनों की कमी हो गई, या इसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग हमारी पार्टी की शुरू से रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मांग को पूरा किया जाए। वहीं पर लवली आनंद ने कहा कि शिवहर को रेल मार्ग से जोड़ने और फिर बंद पड़े रीगा चीनी मिल को चालू किया जाए, ढाका को जिला बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर कॉरिडोर बनाकर के भक्तों के लिए यातायात को सुगम किया जाए। वहीं लवली आनंद ने इस दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा भारत में उन
राज्यों को दिया जाता है जो आर्थिक और फिर सामाजिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं। ये दर्जा प्राप्त होने में उन्हें केंद्र सरकार से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है और रियायतें भी मिलती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने से संबंधित राज्य को कई फायदे होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक और फिर सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना होता है। अब आपको जियो और एयरटेल में रिचार्ज करना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि 3 जुलाई से जियो और एयरटेल के रिचार्ज महंगे हो गए हैं। हालांकि इसका ऐलान एक सप्ताह पहले ही हो गया था, आपको केडीबी लाइव के माध्यम से बताया भी गया था। लेकिन अब जो अपडेट सामने आई है कि वे 3 जुलाई से ये प्लान अब बढ़ा दिए गए हैं रेट। अब अगर आप आज के बाद से अभी के बाद से रिचार्ज करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा 25% तक महंगा रिचार्ज करना पड़ेगा। पहले 100 रुपये का रिचार्ज करते थे जो प्लान, उस प्लान को अब 125 रुपये में रिचार्ज करना पड़ेगा। जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपये की जगह अब 189 रुपये में मिलेगा। एयरटेल ने सभी प्लान पर 10 से 21% तक की बढ़ोतरी की है। वोडाफोन आइडिया का प्लान 4 जून से महंगा हो जाएगा, यानी कि आज से। रिलायंस जियो ने 3 जुलाई से प्लान महंगे कर दिए हैं। जियो का सबसे सस्ता प्लान 155 रुपये की जगह 189 रुपये का हो गया है। जियो ने प्लान में 22% की बढ़ोतरी की है। ये नए रेट कल से ही महंगे हो जाएंगे। जियो ने प्लान में 22% की बढ़ोतरी के साथ ये नए रेट कल से ही महंगे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जियो ग्राहक के पास सस्ते रेट पर रिचार्ज करने का अब समय नहीं बचा है, जहां अब जियो ग्राहकों को अब महंगे रेट पर ही रिचार्ज करना पड़ेगा। दोस्तों, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी विपक्ष के सांसदों को पानी ऑफर करते हैं, गिलास देते हैं, पानी का गिलास देते हैं पानी पीने के लिए। जी हाँ, पीएम मोदी खुद अपने हाथ से विपक्ष के सांसद को पानी देते हैं पीने के लिए कि लीजिए भाई पानी पीजिए। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर खूब हमला किया। किसी को बाल बुद्धि बालक कहा तो फिर कांग्रेस को अराजकता फैलाने वाली पार्टी तक करार दे दिया। चेतावनी भी दी कि वे जो सोच रहे हैं उसका मकसद कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। लेकिन इसी बीच एक मजेदार नजारा देखने को मिला, जब विपक्षी सांसद पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संसद के वेल तक पहुंच गए, तभी पीएम मोदी उन्हें पानी का गिलास ऑफर करते हुए नजर आए। जब ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पीएम मोदी चर्चा का जवाब दे रहे थे। वे कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले कर रहे थे। कभी परजीवी कांग्रेस कहा तो कभी हिंदू को हिंसक कहने पर हमला किया। तभी कांग्रेस के सांसद हंगामा और फिर नारेबाजी करते हुए संसद के वेल में पहुंच गए। काफी देर से वे नारेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त पीएम मोदी के लिए पानी लाया। जब पीएम मोदी ने तुरंत पानी का गिलास नारेबाजी कर रहे कांग्रेस के सांसद मणिकर्णिका टैगोर को थमा दिया, जहां हालांकि उन्होंने पीएम मोदी के हाथ से पानी का गिलास लेने से मना कर दिया। फिर पीएम मोदी ने दूसरे सांसद हिब्बी इंडियन को थमा, उन्होंने गिलास लेकर के पानी पी लिया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यह पोस्ट भाजपा नेताओं ने जम करके शेयर की है। इसके बाद तो ये वायरल हो गई है। कई हैंडल से इसे शेयर किया जाने लगा है, जहां कई लोगों ने कहा कि हमारे पीएम तो ऐसे ही हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने कांग्रेस पर झूठ की राजनीति करने, अराजकता फैलाने, नीट पर लोगों को गुमराह करने, सेना भर्ती स्कीम अग्निवीर पर दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया है। या आप मेरे बगल में जो वीडियो देख रहे हैं, ये दरभंगा का वीडियो बताया जा रहा है। दरभंगा का इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स घूस लेते हुए दिख रहा, पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में बताया जाता है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये वीडियो है और यहाँ पर मरीजों से काम करने के बदले में पैसे लेते हैं, जहाँ वो भी घूस के तौर पर। जहाँ आपको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी है ये, या सरकारी डॉक्टर बताया जा रहा है, या फिर मतलब कि मेडिकल कॉलेज का ही कोई कर्मचारी बताया जा रहा है, जो कि इलाज करने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में, दरभंगा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। जबकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज सरकारी है और यहाँ पर सब कुछ फ्री सेवा दी जा रही है। और ये घुसखोरी का ये जो वीडियो सामने आया है, इसके बाद आने के बाद हरकत मच गया है अस्पताल में। जी हाँ, क्योंकि ये सीनियर कोई अधिकारी बताया जा रहा है। हालांकि केडीबी लाइव इस कथित वीडियो की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन जो वीडियो में बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हम आपको ये चीज बता रहे हैं। आपको बता दूं कि इस तरीके की भ्रष्टाचार बिहार में आम बात है, तो आपको पता है। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में ही नहीं, बल्कि बिहार के जितने भी विभाग है, सभी विभागों में इसी तरीके से भ्रष्टाचार किया जाता है और लोगों को लूटा जाता है, खास करके गरीबों को लूटा जाता है। काम करने के बदले में पैसे लिए जाते हैं। आज बिहार सरकार के जितने भी विभाग है, उन सभी विभागों में जितने भी कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों के जितने भी सैलरी हैं, उस सैलरी से वो लोग 4 गुना पैसा कमाते हैं। अगर आज इन कर्मचारियों की घर में अगर छापेमारी हो जाए, रेड हो जाए, तो आपको इनके इनकम से अधिक पूंजी मिलेंगे, क्योंकि ये सब काली कमाई करके इतना धन दौलत अर्जित कर रहे हैं और कमाई कर रहे हैं, और यहाँ पर जनता लूटा जा रहा है और बिहार गरीब और गरीब होता जा रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये बेगूसराय का बताया जा रहा है। बेगूसराय के नगर निगम वार्ड संख्या 39 का बताया जा रहा है, जहां पर पोखरिया स्कूल जाने मध्य विद्यालय जाने वाले रास्ते का बताया जा रहा है। ये रास्ता आपको जो दिख रहा है इसकी हालात, इसकी जर्जर हालात कोई आज से नहीं बल्कि 1 साल से है। और चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, चाहे कोई भी मौसम हो, हमेशा ये इस सड़क के हालात ऐसा ही है। जहाँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो नेता है, वे सब तमाशबीन कर रहे हैं, तमाशबीन देख रहे हैं, जहाँ तमाशा देख रहे हैं, चाहे वो MP हो, MLA हो, मुखिया हो या फिर वार्ड पार्षद, वार्ड सदस्य कोई भी हो, सभी यहाँ तमाशा देख रहे हैं। जबकि ये नगर निगम क्षेत्र में आता है, नगर निगम 39 वार्ड संख्या 39 क्षेत्र में आता है, जो कि एक स्कूल जाने वाली रोड है। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूल जाने वाली रोड वो भी नगर निगम क्षेत्र में आता हो, वो भी बेगूसराय में, जो कि बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है और पूंजीगत वाला शहर माना जाता है। जबकि वहाँ पर यह हालात ऐसा है, तो सोचिए कि सुदूरवर्ती गांव देहात क्षेत्र में क्या हालात होती होगी। जब बिहार को यूं ही पिछड़ा और फिर बीमारू राज्य नहीं कहा जाता है, बिहार एक्चुअली में ये डिजर्व करता है, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने बिहार को पीछे रख दिया है, यहाँ के नेताओं ने बिहार को पीछे ढकेल दिया है, जो कि कभी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं और इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम और बाकी मंदिर मस्जिद जाति पर ही वोट मांगते हैं और वोट लेकर के 5 साल मस्त रहते हैं। जनता मरे सरे गले कुछ भी हो, नेताओं से ऐसे कोई भी मतलब नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार में पुल गिरे और भ्रष्टाचार के गुल खिले। जी हाँ, बिहार में एक बार फिर से आज पुल गिर गया है। आज हो चुका है 3 जुलाई 2024। आज एक बार फिर से बिहार में पुल गिरे हैं और ये पुल नहीं गिरे हैं, ये बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के गुल खिले हैं। हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 2 हफ्ता के अंदर बिहार में 7 पुल गिर चुके हैं अब तक। जहाँ 7 पुल 2 हफ्ते के अंदर। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में किस कदर भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा चरम पर है। आपको बता दूं कि ताजा मामला बिहार के सिवान जिले से है, जहां पर आज एक फिर से पुल धराम हो गया है, यानी कि एक पुल खुदकुशी कर ली है। आज फिर से एक पुल जल समाधि ले ली है। जहाँ बिहार में पुल गिरने का सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले 12 घंटे में सिवान में एक के बाद एक अब तक 3 पुल गिर चुके हैं, सिर्फ सिवान में 12 घंटे के अंदर। इसमें गंडक नदी पर बना 40 साल पुराना पुल भी शामिल है, जहां पुल गिरने से कई गांवों के आवागमन प्रभावित हुआ है। वहीं पर 2 छोटे-छोटे पुल भी गिरे हैं, जो कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं कि किस कदर पुल ध्वस्त होकर के गिर रहे हैं और बिहार सरकार के जो साख है वो भी गिर रही है। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक घर में चोर चोरी कर रहा है और ये घर किसी और का नहीं बल्कि प्रिंसिपल का घर है। जी हाँ, प्रिंसिपल के घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है चोरों द्वारा। 40 लाख से अधिक के गहने चोर लेकर के भाग गए हैं। पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दो कि प्रिंसिपल के घर में भीषण चोरी से हरकत मच गया है। 40 लाख रुपए चोरी कर लिए हैं। जैसे सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। घर में उनकी पत्नी और 85 वर्षीय मां भी मौजूद थी। चोर प्राचार्य की पत्नी सोनी सहाय के कमरे में होते हुए भीतर के कमरे में घुसा, भीतर वाले कमरे में रखे स्ट्रांग रूम और फिर गोदरेज को तोड़ा। गोदरेज से कीमती जेवरात और फिर नगद रुपए लेकर के फरार हो गए। 1.5 घंटे तक घर में रहने के बाद वापस निकल गए।